नमस्कार साथियों, आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें फ्रॉयड, जीन पियाजे के भी क्वेश्चंस होंगे और जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में भी हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हॉरलॉक का। ठीक है, यह कथन किसने दिया है? हॉरलॉक ने दिया है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है और विकास की प्रवृत्ति कैसी है? यानी कि यदि वृद्धि परिमाणात्मक होती है तो विकास की प्रवृत्ति कैसी कहलाती है? गुणात्मक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि वृद्धि का रूप जो है वो परिमाण के आधार पर होता है तो विकास का जो रूप होता है वो गुणात्मक होता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो इसमें से सही आंसर कौन सा है हमारा? विकास क्रम का एक रूपता का सिद्धांत जो कि बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान की ओर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? ये हमारा आएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि मानव का जो विकास होता है वो धीरे धीरे सामान्य होता है, फिर विशिष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो इसमें कौन सा सिद्धांत आएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो ये हमारा सिद्धांत किसकी ओर दर्शाता है? एकीकरण का सिद्धांत। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो हमारे आंतरिक कारक हैं आनुवांशिक गुण और बुद्धि। ये दोनों ही कारक हमारे आंतरिक कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता की प्रभाव सीमा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोपयुक्त रीति से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है कि व्यक्ति का विकास किस सीमा तक होगा, आनुवांशिकता इसका प्रमुख निर्धारक तत्व माना जाता है। कहते नहीं, ये आनुवांशिक है, इसके दादा दादी भी हैं या मम्मी पापा हैं तो उसका विकास उस व्यक्ति भी, जैसे कोई बच्चा मानो नाटा है, यदि उसके पेरेंट्स नाटे हैं तो वो, यदि वो बच्चा भी नाटा है तो वो आनुवांशिक धारणा पर आधारित होता है। मानव विकास के अभिप्राय क्या है? जीवन पर्यंत संभव, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास, वातावरण से संबंधित और उपरोक्त सभी। यानी कि इसका आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? पूर्व बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि भावनाएं मानव विकास की किस अवस्था की विशेषता हैं? मध्य बालावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बालावस्था या किशोरावस्था? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी, मैं भी कुछ हूँ। तो ये ऐसी भावनाएं जो आती हैं जिस एज में, वो एज है हमारी किशोरावस्था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भाषा विकास का सिद्धांत हमारे चामास्की ने प्रस्तुत किया है और ये क्वेश्चंस बच्चों बार बार पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया का वर्णन सर्वोपयुक्त रीति से करता है? तो संवेगात्मक अनुक्रियाओं के लिए बौद्धिक अनुक्रियाओं का प्रतिस्थापन, यानी कि संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया का वर्णन सर्वोपयुक्त रीति से कौन सा ऐसा कथन है जो करता है?
तो कौन सा कथन है वो? संवेगात्मक अनुक्रियाओं के लिए बौद्धिक अनुक्रियाओं का प्रतिस्थापन, यानी कि संवेगात्मक अनुक्रियाओं के साथ बौद्धिक अनुक्रियाओं का स्थानांतरण हो जाना। सामाजिक विकास किससे अनिवार्यतः संबंधित है? किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूलन से। मैं चारों कुछ ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन से आपका मतलब नहीं है। आपका जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ जो सही आंसर है उस पर फोकस करना है, आपको उसको पढ़ना है और उसी को, उस आंसर को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पास समय कम है और तो इसलिए टाइम उसमें फिर ज़्यादा बर्बाद होगा और मैं नहीं चाहती कि आपका समय बर्बाद हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है शारीरिक गतियों से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, पाठ्यक्रम से, वेशभूषा से। तो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण किससे होता है? क्रोमोसोम से, जीन से, न्यूरॉन से, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारण इन तीनों में से किसी भी चीज़ से नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विकास अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण के लिए किस तथ्य की आवश्यकता होती है? तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण कोई बच्चा करता है तो उसमें सदाचार और आत्मीकरण की आवश्यकता पड़ने लगती है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसमें क्या आंसर आएगा? अमूर्त चिंतन, यानी कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर प्रभाव डालती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है पियाजे ने देखिए 4 तरह की संज्ञानात्मक विकास को बांटा है 4 चरणों में। इसमें सबसे पहली है आपकी मतलब पूर्व संक्रियात्मक चरण, जब संज्ञानात्मक विकास का बच्चा जो है वस्तु को स्थायित्व का मतलब पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चा सीखने लगता है कि यह मेरी वस्तु है और उसे उसके अंदर स्थायित्व का पन आ जाता है। ठीक है, उसे समझ में आता है कि मेरी वस्तु है या किसी दूसरे बच्चे की। तो वो किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की किसने पहचान की थी? पियाजे के द्वारा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? सरमेन का। ऑलपोर्ट का है, गिलफोर्ड का है, वुडवर्ड का नहीं, ये किसी का नहीं, ये किसका है? सरमेन का कथन है कि व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व विकास में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण कहलाती है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व निर्धारित तत्वों में सम्मिलित है। सामाजिक प्रभाव, भाविक दशा, सांस्कृतिक प्रभाव, ये सभी, यानी कि ये सभी। व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन? सिगमंड फ्राइड ने, जिसने कि इड, ईगो, सुपर ईगो 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं व्यक्तित्व से संबंधित। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का ऐसा भाग जिसमें वे सभी संवेदनाएं एवं अनुभूतियां होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा चेतन मन। फ्राइड ने रोगियों के अचेतन मन की इच्छाओं को चेतन में लाने के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग किया? स्वतंत्र सदाचार, स्वप्न विश्लेषण, इन दोनों ही प्रविधियों का फ्राइड ने रोगियों के अचेतन मन की इच्छाओं को चेतन में लाने के लिए प्रयोग किया। किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की? यानी कि जो पानी में जैसे हम बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो मानव तो कैसी तुलना की है? किसने की है इस तुलना का? यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसने दिया है? मानव मस्तिष्क की तुलना। मानव मस्तिष्क की तुलना है, यानी कि जो हमारा सिर है उसकी तुलना
डूबी हुई यानी कि पानी में डूबी हुई बर्फ़ की चट्टान से की है। किसने की है? ये सिगमंड फ्राइड ने की है। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।